हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ कृषि आधारित उद्योगों पर चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी में हमने इससे पहले पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग कौन से हैं। विनिर्माण उद्योगों के क्रम में ऐसे उद्योग जो कृषि पर निर्भर हैं वो कौन से हैं। हम जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, रबर उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जिनका कि कच्चा माल खेतों से आता है। किसान इनके कच्चे माल का उत्पादन करता है। सूती वस्त्र के लिए कपास, चीनी के लिए गन्ना, जूट के लिए पटसन, रबर, तिलहन की फसलें, ये सब खेतों से उत्पाद होता है। तो ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हैं उनको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। तो इन उद्योगों में सबसे पहले जो भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है उस पर हम चर्चा करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत में अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। अगर इसके हम ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग कपास से बने हुए वस्त्र पहनते थे। तो सूती वस्त्र उद्योग का बहुत प्राचीन ऐतिहासिक क्रम मिलता है। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में कुटीर उद्योगों के रूप में सूती वस्त्र का उत्पादन होता था और भारत में बहुत अच्छे किस्म के सूती वस्त्रों का उत्पादन हो रहा था। शुरू में जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ से वो बने हुए सूती वस्त्र, मलमल के वस्त्र जो बड़े विश्व प्रसिद्ध थे, उनको यहाँ से ले जाते थे। रेशम के वस्त्र भारत से जाते थे। तो सूती और रेशमी वस्त्र निर्यात की वस्तु थे। उत्कृष्ट कोटि का वस्त्र का उत्पादन उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों स्थानों पर हो रहा था। अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे कुटीर उद्योग खत्म होते गए और जो सूती वस्त्र उद्योग था उस संकट की स्थिति में आ गया। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद उद्योगों ने स्थान ले लिया, सूती वस्त्र का उत्पादन मशीनों के द्वारा होने लगा, तो 19वीं शताब्दी में भारत में सूती वस्त्र का औद्योगिक उत्पादन चालू हुआ। औद्योगिक तरीके से भारत में 1854 में मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल लगी। इससे पहले घरेलू कुटीर उद्योग के रूप में जो बुनकर थे, जो जुलाहे थे, वो वस्त्र उत्पादन कर रहे थे। करघे जो हाथ से चलाए जाते थे उनसे उत्पादन होता था। आज भी पारंपरिक रीत से उत्पादन आज भी होता है कुटीर उद्योगों के रूप में। जो खादी के वस्त्र हैं, ऐसी बहुत सी कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में खादी के उत्पादन आज भी गांव में होते हैं। तो पहली मिल 1854 में स्थापित हुई और इस प्रकार धीरे धीरे सूती वस्त्र का उत्पादन कुटीर उद्योग से कल कारखानों की तरफ बढ़ने लगा और आज देश में लगभग 2000 से अधिक मिलें स्थापित हैं। कुछ बड़ी मिलें हैं, कुछ उनकी सहायक मिलें हैं, कुछ मिलें ऐसी जिनमें बुनाई होती है, कुछ मिलें ऐसी हैं जो सूत की कताई से संबंधित हैं और ऐसी मिलें निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र दोनों में। लगभग सूती वस्त्र का 80% उत्पादन निजी क्षेत्र की मिलों से होता है।
और दूसरी जो मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्र में हैं, सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं। कुछ ऐसी हैं मिलें जहां बुनाई, और कुछ ऐसी मिलें हैं जहां सूत की कताई होती है। आपको बता दें कि भारत में लगभग 350 लाख से अधिक जो श्रमिक हैं वो सूती वस्त्र क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। इनको सूती वस्त्र क्षेत्र में रोजगार दिया गया है। तो इस तरह से ये कृषि के बाद दूसरा ऐसा सेक्टर है, दूसरा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक लोग रोजगार प्राप्त हैं। अच्छा, इसमें श्रम भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि किसान जो कपास की खेती करता है, उसके बाद कपास के जो फूल हैं उनको चुनना मैनुअल होता है। उससे फूलों को चुन करके रुई की सफाई मशीनों के द्वारा हो जाती है, लेकिन उसके बाद सूत की कताई, सूत की रंगाई, सूत की बुनाई, कपड़ों की डिजाइनिंग करना, कपड़ों की गांठ बनाना, और कपड़े को जब फिनिश करके भेजते हैं उसकी फिनिशिंग, साथ साथ कपड़े की सिलाई तक। जब हम गारमेंट्स पहनते हैं, कपास के उत्पादन से लेकर के वस्त्र निर्माण तक कई चरण से उसको गुजरना पड़ता है, और इन सारे चरणों में मैन पावर की आवश्यकता होती है। मशीनें हैं, फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है। देश की जो जीडीपी है उसमें 4% योगदान सूती वस्त्र उद्योग का है। और जो विदेशी मुद्रा का अर्जन है $26.4, मतलब कि निर्यात में लगभग 1/4 जो हिस्सा है वो सूती वस्त्र का है। भारत से बड़े पैमाने पर सूत और सूत के बने हुए जो वस्त्र हैं उनका निर्यात होता है। अब सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूती वस्त्र का उत्पादन होता है? शुरू में सूती वस्त्र का उत्पादन कुछ क्षेत्र विशेष में था, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में अहमदाबाद जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, महाराष्ट्र में मुंबई, चेन्नई, ये सूती वस्त्र के उत्पादन क्षेत्र थे। क्योंकि यहाँ दशाएं अनुकूल हैं, ये पत्तन शहर थे तो व्यापारिक सुविधा भी प्राप्त थी, जलवायु नम थी जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए बेहतर जलवायु है, श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, तकनीकी सहायता विदेशों से प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि विदेश व्यापार उस समय यूरोपियन कंट्री से होता था। तो ये सब सुविधाएं नगरों में थी। जैसे जैसे समय का विकास हुआ, आज सूती वस्त्र का उत्पादन भारत के विभिन्न शहरों में होता है, और बहुत सी ऐसी मिल, फैक्ट्रीज बड़े पैमाने पर अच्छे सूत और अच्छे वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। भारत में जो तकुए हैं, स्पेंडल्स हैं, वो दूसरे स्थान पर है। संसार में तकुओं की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का,
भारत में सूत की कताई बहुत बेहतर होती है। सूत उत्कृष्ट कोटि का बनता है, लेकिन जो हमारी बुनाई तकनीक है वो ऐसी सूत का पूरा उपयोग नहीं कर पाती। इसीलिए जो सबसे अच्छे वस्त्र हैं वो हमारे पास नहीं बन पाते। हम सबसे अच्छा जो सूत है उसको विदेशों को निर्यात कर देते हैं, और जापान को सबसे ज़्यादा सूत का निर्यात किया जाता है। जापान को सूत का निर्यात किया जाता है। जो अच्छा सूत होता है वो विदेशों को जाता है। दूसरे, क्योंकि हमारे पास वो भी प्रौद्योगिकी नहीं है, दूसरे नंबर के जो सूत है उससे हम वस्त्र का निर्माण करते हैं। और आज वस्त्र उत्पादन के सैकड़ों कारखाने और वो कई शहरों में स्थापित हैं। वो प्रारंभिक स्थिति बदल गई। आज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में भी सूती वस्त्र के कारखाने हैं। जहां गुजरात में पहले अहमदाबाद केंद्र हुआ करता था, आज अहमदाबाद के साथ साथ बड़ौदा, सूरत, महाराष्ट्र में मुंबई के साथ साथ जलगांव, औरंगाबाद, तमिलनाडु में चेन्नई के अतिरिक्त कोयम्बटूर, मदुरई सूती वस्त्र के उत्पादन के केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, देवास, उज्जैन, महाराष्ट्र में केंद्र और पुणे, उत्तर प्रदेश में कानपुर सहित कई और भी उत्तर प्रदेश के जिलों में सूत बनाने की फैक्ट्रियां हैं जो सहकारी क्षेत्र में है, जैसे रायबरेली है, सीतापुर है, इस प्रकार के। बंगाल में हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, ये उत्पादन क्षेत्र है। इन्हें आप मानचित्र में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र पूछ लिया गया तो उसे आप कैसे दिखाएंगे। देखिए, एक ड्रा करते हैं साधारण मानचित्र। चेन्नई, प्रमुख क्षेत्र देख लें, बंबई जिसको आप आसानी से दिखा देंगे, कलकत्ता, अहमदाबाद दिखाना है, तो इस तरह आप लिखने के साथ साथ छोटा सा मानचित्र ड्रा करके उन स्थानों को दिखा सकते हैं। 2 सूती वस्त्र के उत्पादन के क्षेत्र पूछे जाएंगे तो उन्हें साथ साथ आप दिखाते भी जाएंगे। तो ये सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र हो गए। अब सूती वस्त्र को किन देशों को निर्यात किया जाता है? मैंने बताया कि जापान को सबसे ज़्यादा सूत निर्यात किया जाता है। अन्य कौन से देश हैं जो हमारे सामान के आयातक हैं? इसमें से यूएसए, यूके, कनाडा, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोप के पूर्वी देश हैं, रसिया, अफ्रीकन कंट्रीज, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सब देश हैं जहां भारत का बना हुआ सूती वस्त्र बड़े पैमाने पर जाता है। और यही कारण है कि विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग, मैंने बताया कि 26.4% हमको सूती वस्त्र की निर्यात से प्राप्त होता है। ओके। दूसरा ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित है वो हम चीनी और जूट उद्योग को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कृषि आधारित जो दूसरा प्रमुख उद्योग है, जूट उद्योग।
जूट उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग है और इसका कच्चा माल है पटसन। पटसन के रेशे निकाले जाते हैं और उनसे जो पैकिंग मटेरियल है, बोरे आदि हैं, रस्सियां हैं, इनका निर्माण होता है। एक समय था कि संसार में जूट उद्योग में भारत का प्रथम स्थान था, लेकिन विभाजन के पश्चात जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो भारत का जूट उत्पादक क्षेत्र ज़्यादातर बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। तो लगभग 3/4 उत्पादक क्षेत्र ये कहाँ चला गया? बांग्लादेश के हिस्से में। तो भारत में उत्पादक क्षेत्र कम रह गया। मजेदार बात यह थी कि कारखाने भारत में रह गए। कारखाने ज्यादातर कलकत्ता और उसके आसपास थे, हुगली नदी के किनारे किनारे। तो कारखाने तो भारत में रह गए और उत्पादन क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। जूट उद्योग की स्थापना भारत में 1855 में कलकत्ता के पास रिसरा स्थान पर हुई थी जो कलकत्ता के पास है। आज जो जूट उद्योग है वो हुगली नदी के किनारे मुख्य रूप से स्थापित है। बंगाल, बिहार, असम, यहाँ पटसन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इस फसल के लिए आवश्यक दशाएं वहीं पर उपलब्ध हैं और इस उद्योग के लिए भी आवश्यक दशाएं मुख्य रूप से बंगाल में स्थित है। जैसे इसे पानी चाहिए, उद्योग के लिए भी, फसल के लिए भी, क्योंकि रेशों की धुलाई, रेशों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत होती है। परिवहन मुख्य रूप से सड़क, रेल, जल परिवहन जो हुगली नदी के द्वारा मिल जाता है। श्रम, सस्ता श्रम, तो बंगाल में श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं और बंगाल के साथ जुड़ा हुआ प्रदेश है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। कलकत्ता जैसा शहर जो बंदरगाह की सुविधाएं देता है, साथ ही साथ पूंजी व बैंकिंग, बीमा, व्यापार, इसके लिए पूरे अवसर कलकत्ता से मिल जाते हैं। तो इसलिए कलकत्ता के पास हुगली नदी के किनारे किनारे इस उद्योग का विकास हुआ। जैसे जैसे आज दुनिया में विकास हुआ है, जो पैकिंग मटेरियल है उसमें प्लास्टिक के बने हुए सामान, प्लास्टिक के बैग्स, रस्सियां, इनका उपयोग बढ़ गया है। तो आज जूट उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती है। जो जूट मिले थी उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जैव पर्यावरण के लिए, जो जैव विविधता के कारण, जो ऐसे लोग जो पर्यावरण के हित में बात करते हैं, जैविक निम्नीकरण की बात करने वाले लोगों की वजह से सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे कि प्लास्टिक के उपयोग को रोका जा रहा है, प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम किया जा रहा है। इसलिए इस उद्योग के फिर से विकसित होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो ये उद्योग मुख्य रूप से बंगाल में स्थित है और पटसन आधारित उद्योग है। बांग्लादेश के बाद ये भारत संसार का सबसे बड़ा दूसरे स्थान पर है। भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान किसका है? बांग्लादेश का। दूसरे स्थान पर यह निर्यातक देश है।
जो जूट और जूट से बने हुए सामान हैं, बहुत से ऐसे हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं, रस्सियां हैं, बैग्स हैं, ये सब भारत दूसरे देशों को निर्यात करता है। और कौन से देश इसके आयातक हैं, मैंने पहले बता दिया, इसको याद कर लेंगे कि बांग्लादेश का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है निर्यात में। जो आयातक देश हैं इसके, जहां हमारा सामान जाता है, उसमें से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, ये सब कंट्रीज हैं जहां की बड़े पैमाने पर जूट से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। अब कृषि आधारित जो दूसरा प्रमुख उद्योग है वो चीनी उद्योग। आप सभी चीनी का उपयोग करते हैं किसी न किसी रूप में, मिठाई के रूप में, चाय में। और ये चीनी कैसे बनती है? चीनी उद्योग मुख्य रूप से गन्ने पर निर्भर है। गन्ना एक उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है जो भारत में बहुतायत से उत्पन्न किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक है और चीनी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादक भारत प्रथम है और चीनी के उत्पादन में द्वितीय स्थान है भारत का। गन्ने से गुड़ और खांडसारी भी बनाई जाती है। गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत प्रथम है। ये तीन चीज याद रखिएगा। गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो गन्ना चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। और भारत में गन्ना किन राज्यों में होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, इन राज्यों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ज्यादातर चीनी मिलें, 60% चीनी मिलें यूपी व बिहार में है। दूसरा वो राज्य जहां चीनी मिलें ज्यादा हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या भी कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। उसका कारण है कि महाराष्ट्र के गन्ने में जो सुक्रोस है, जो मीठापन है, उसकी मात्रा ज़्यादा है। महाराष्ट्र के गन्ने में जो सुक्रोस है उसमें मात्रा ज़्यादा है। जलवायु महाराष्ट्र की अच्छी है, ठंडी व नम जलवायु है जो गन्ने के लिए उपयुक्त है। साथ ही साथ वहाँ जो सहकारी समितियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सी चीनी मिलें सहकारी उद्योग के रूप में स्थापित हैं, जिसमें कि किसान, श्रमिक, सभी लोग भागीदार हैं और ये सहकारी समितियां अच्छा सा काम कर रही हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या बढ़ी है। तो ये हो गए उत्पादक राज्य। आपने देख लिया सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ हैं? बिहार और यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में। अब इस उद्योग की चुनौती क्या है? चीनी उद्योग के लिए गन्ना मुख्य जो कच्चा माल है उसकी जो ढुलाई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। गन्ने की कटाई सर्दियों के मौसम में होती है, दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में, और इस समय श्रमिक चाहिए,
श्रमिक सस्ता होना चाहिए, जो गन्ने की कटाई ढुलाई परिवहन का साधन सस्ता होना चाहिए और तेज होना चाहिए। दो चीजें ध्यान रखना। गन्ना जब काटा जाता है और मिल तक पहुंचने में अगर उसको देर हो जाए, कई दिन तक मिल तक ना पहुंचे, तो गन्ने में जो शुगर की मात्रा होती है, सुक्रोज की मात्रा होती है, गन्ना सूखने के साथ साथ वो घटती जाती है। इसलिए मिलों को लॉस होता है। खेत से कटा हुआ गन्ना कितनी जल्दी मिल पहुंचता है, उस पर चीनी की मात्रा निर्भर होती है। तो इसलिए परिवहन का साधन तीव्र होना चाहिए, जिससे कि खेत से गन्ना मिल तक जल्दी पहुंच सके। ये महत्वपूर्ण है। श्रमिक सस्ता हो, जलवायु अच्छी हो, और इसके अतिरिक्त एक चुनौती और है, ये उद्योग मौसमी उद्योग है। अभी हमने बताया कि गन्ने की कटाई नवंबर लास्ट से फरवरी मार्च तक चलती है। मार्च लास्ट तक आते आते कंपनियां, उद्योग बंद हो जाते हैं। उसके बाद फिर काम नहीं रहता। जब फसल समाप्त हो गई, उद्योग ठप हो गए। तो इसलिए इस उद्योग काम करने वाले लोगों को वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता, उन्हें लगभग 6 महीने ही रोजगार मिलता है। तो ये मौसमी उद्योग है। गन्ना उद्योग भारत में ऐसी और चुनौतियां झेल रहा है, जैसे जो गन्ना से जब चीनी निकाल ली जाती है तो उसकी जो बची हुई बगास है, जो खोई है, उसका उपयोग कागज उद्योग में कर सकते हैं। लेकिन वो कागज उद्योग में अभी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रही है। गन्ने का जो निकला हुआ वेस्ट है, चीनी बन जाती है। बचा हुआ जो सीरा है, वो शराब और स्प्रिट इसके बनाने में काम आता है, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। इन सब वजहों से जो गन्ना उत्पादक हैं, साथ साथ गन्ने के मिल मालिक हैं, उनको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। फिर भी भारत में गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन बड़े लार्ज स्केल पर होता है, और चीनी की उत्पादन की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है। ओके, तो ये हो गई तीसरा उद्योग जो खेती के ऊपर मुख्य रूप से निर्भर है। अब हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे कि खनिज आधारित कौन से उद्योग हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय भी देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आप अपने कमेंट दे सकते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।